दिल्ली लेकर पहुंच चुकी है 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को, और अब पूरे देश को इंतजार है कि हिसाब किताब हो यहाँ पर आतंकी तहव्वुर राणा को उसके गुनाहों की सजा मिले। 17 साल बाद भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको ये बताते चले कि प्लेन यहाँ पर लैंड हो चुका है एयरपोर्ट में, वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड जो कि अब भारत आ चुका है, और इसी के साथ भारत की डिप्लोमेटिक तौर पर देखेंगे, कूटनीतिक तौर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि साल 2011 में चार्जशीट में उसका नाम सामने आया था, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मौजूदा सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। और ये देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और जिस सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत कड़ी कर दी गई है, बाकायदा फोर्सेस की वहां पर तैनाती कर दी गई है। और इसी को लेकर के जैसे ही सूचना सामने आई कि आज आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर के टीम यहाँ पर पहुंचेगी, उसके बाद से आप देख सकते हैं ये पूरा काफिला है, ये कॉन्वॉय की तस्वीरें हैं, ये पालम एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एम्बुलेंस नजर आएगी, इसके अलावा पूरा का पूरा जो दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद तहव्वुर राणा को लेकर के NIA हेडक्वार्टर जाया जाएगा, जहाँ पर भी सिक्योरिटी बहुत कड़ी कर दी गई है। सीधी तस्वीर इस वक्त पालम एयरपोर्ट से हम आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं, और अब आगे इस पे आपको जानकारी देगी मेरी सहयोगी पूजा यादव। देखिए बिल्कुल तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तहव्वुर के हिसाब की अब बारी है, और ऐसे में भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त हलचलें तेज हो चुकी हैं, और ये आप पालम एयरपोर्ट की तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो फोर्सेस है वो आपको नजर आएगी। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी एकदम जबरदस्त तरीके से टाइट नजर आएगी। 17 साल बाद भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा, आखिरकार इंसाफ होगा उन लोगों के साथ जिनका यह हत्यारा 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया गया। जो इंतजार था वो खत्म हुआ। 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था तहव्वुर राणा, लेकिन अभी खबर यह है कि तहव्वुर राणा भारत लाया गया, आतंकी तहव्वुर राणा को US से भारत लाया गया। और ये देखिए लगातार पालम एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वहां पर हलचलें इस वक्त काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिवली ये भारत 24 पर तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुंबई हमले का आरोपी मास्टरमाइंड तहव्वुर इस वक्त भारत लाया गया। 17 साल बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देखेंगे, जहां पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि किस तरीके से लगातार सिक्योरिटी काफी ज्यादा यहां पर टाइट नजर आ रही है। मूवमेंट बहुत तेजी के साथ इस वक्त बढ़ चुका है। देखिए आज माना यह जा रहा है कि उसे NIA ले जाया जाएगा, NIA के मुख्यालय में ले जाया जाएगा, और आज कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। सुरक्षा कारणों से वर्चुअली उसकी कोर्ट में पेशी होगी। मुंबई पर 26/11 हमलों का मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा भारत लाया गया। भारत ने ठोस सबूत दिखाया उसके लिए, जिस आधार पर अमेरिका से अब उसे लाया जा रहा है। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस आपको नजर आएगी। इसके साथ साथ तमाम आला अधिकारी सुबह से ही आपको डटे हुए नजर आए मौके पर, और चाहे NIA की बाहर की सुरक्षा की बात हो या फिर इसके अलावा पालम एयरपोर्ट की बात हो, आपने देखा चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई, और ऐसे में अलग अलग इंतजाम किए गए, किसी भी तरीके से कहीं पर कोई चूक ना हो। तहव्वुर को विमान दिल्ली में जो विमान था वो दिल्ली में लैंड हो चुका है। तहव्वुर का विमान से बाहर आते ही राणा को हिरासत में NIA ले लेगी। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, आतंकी तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया, आतंकी तहव्वुर राणा दिल्ली लाया गया, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया गया है, दिल्ली लाया गया है। ये पालम एयरपोर्ट की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कड़ी सुरक्षा में NIA मुख्यालय उसको लाया जाएगा। एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता भी इस वक्त मौजूद है। और इंदर मेरे साथ इस वक्त है। इंदर, क्या तस्वीर है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर हम बात करें तो देखिए NIA ऑफिस के बाहर भी आपको यहाँ पर आला अधिकारियों की जो हलचल है वो आपको दिखाई देने लगेगी, क्योंकि देखिए जो तहव्वुर राणा है वो इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है, और अब से कुछ ही देर में उसको यहाँ पर इसी NIA ऑफिस के अंदर लेकर आया जाएगा। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर जो एक सेल है वो बनाया गया है, उसी सेल में उसको वहां पर रखा जाएगा, और सबसे पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। ये देखिए NIA ऑफिस के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ पर साफ तौर से देखिए, और ये जो NIA के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और क्योंकि देखिए तहव्वुर राणा को अब यहाँ पर कुछ ही देर में लेकर जो NIA की टीम है
वो यहाँ पर पहुंचने वाली है। और ऐसे में अब आपको यहाँ पर एक जो मूवमेंट है वो आपको यहाँ पर साफ तौर से दिखाई देगी। और ये देखिए पूरा जो रोड है इस वक्त, और ये पूरा रोड इस वक्त पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन का जो गेट था यहाँ पर वो पहले से ही बंद कर दिया गया था। तो साफ तौर से अगर हम कहें तो देखिए तैमूर राणा को लगभग 16 साल बाद यहाँ पर उसका प्रत्यर्पण किया गया है। और एनआईए की टीम अब से कुछ ही देर में इसी ऑफिस में लेकर पहुंचेगी। 3rd फ्लोर पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बनाया गया है वहां पर तैमूर राणा से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एक लंबी सवालों की जो फहरिस्त है वो उसके सामने होगी और उसको सवालों का जवाब देना होगा। इस पूरे मामले में एक देखिए ताजा अपडेट निकलकर सामने ये आ रहा है कि एनआईए के आला अधिकारियों के अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच भी तैमूर राणा से पूछताछ कर सकती है। क्योंकि देखिए तैमूर राणा ने कोलमैन हेडली के साथ मुंबई में कई बार वहां पर पहुंच के उन लोगों ने रेकी की थी। तो ऐसे में एनआईए के साथ साथ मुंबई की जो क्राइम ब्रांच है वो भी पूछताछ कर सकती है। जी पूजा, जाहिर तौर पर मुंबई क्राइम टीम भी इस वक्त पूछताछ कर सकती है, जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे पहले अभी ये बड़ा अपडेट है, दिल्ली लाया गया है तैमूर राणा, विशेष विमान से आतंकी तैमूर राणा को भारत लाया गया है। और ये लगातार लाया जाएगा आतंकी तैमूर राणा, वो तैमूर राणा जिसने भारत को जख्म दिया मुंबई अटैक के दौरान। हालांकि ये मोदी का भारत और इस मोदी के भारत के अंदर जिस तरीके से दुश्मनों को चुन चुन कर सजा दी जा रही है उसमें अगला नाम तैमूर राणा का है जो भारत पहुंच चुका है। भारत से वो भगोड़ा जिसने डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई अटैक के दौरान हिंदुस्तान को जख्म दिया, लेकिन उस जख्म को हिंदुस्तान कभी भूला नहीं। और अब तैमूर राणा सजा पाने के लिए हिंदुस्तान की जमीन पर आ चुका है। भारत जिस तरीके से प्रत्यारोपण की नीति के साथ अमेरिका के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा था, और ये भारत का दुश्मन जो पाकिस्तान का सपोला कनाडा के अंदर रहते हुए अमेरिका के अंदर अपने आप को बचा रहा था, और अब भारत वापस आया है। मोदी जब मिलने पहुंचे थे उस दौरान ये स्क्रिप्ट पूरी लिखी जा चुकी थी। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, ये कह सकते हैं कि नया भारत है जहां दुश्मन को चुन चुन कर पहले ढूंढा जाएगा, फिर भारत लाया जाएगा और फिर भारतीय कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। देर हो सकती है लेकिन सजा जरूर मिलेगी और तैमूर राणा को एहसास होगा। इसको और बेहतर तरीके से अगर विजेंद्र हम बात करें तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि पहले आतंकवादियों के प्रत्यर्पण नहीं हुआ करते थे, पुरानी सरकारों में प्रत्यर्पण हुए हैं, लेकिन अमेरिका से प्रत्यर्पण होना अपने आप में एक बड़ी बात है। वो अमेरिका जो चीजें अपने हिसाब से करता है। जब 2009 में अमेरिका ने इनको डिटेंशन सेंटर में रखा, डेविड कोलमैन हेडली ने ये कहा कि किस तरीके से सारी जो उजागर हुआ कि किस तरीके से जुड़ा हुआ था राणा, तो जाहिर तौर पे अमेरिका। और फिर जब फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं और हम जानते हैं कि ट्रंप को किस तरीके से देखा जाता है, उनके नजरिए को, उनके सोच को, उनके फैसलों को। वहां पर वो आधिकारिक रूप से कहते हैं कि ये डेविल शब्द का इस्तेमाल करके ही कहते हैं कि ये प्रत्यर्पण होना जरूरी है। और इसके साथ साथ भारत के लिए आप समझ लीजिए, जिस नए भारत का आप जिक्र कर रहे हैं उस नए भारत में ये कूटनीतिक और लीगल तौर पे एक बड़ी जीत के रूप में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत, जिस नए भारत का विजेंद्र आप जिक्र कर रहे हैं, जो भारत कहता है कि हम पीस और हार्मनी वाली कंट्री है, लेकिन अगर हमें छेड़ा जाएगा तो घर में घुसकर मारेंगे और उसका जवाब हिसाब किताब करेंगे, उसमें ही आज 2008 में सरकार किसी की भी हो, 2008 का वो बदला, 175 लोग, 300 से ज्यादा लोग घायल, 175 लोगों की मौत होना, 9 आतंकवादी और उस पूरे घटनाक्रम को रचना। और ऐसा नहीं था कि हम भूल गए 2008 से। जब बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक मोर्चे पर, चाहे फिर वो G7 की बैठक हो, चाहे ब्रिक्स की बैठक हो, किसी भी तरह की बैठक में बार बार ये कहा कि आतंकवाद जैसी चीज को, या तो जो कंट्री बढ़ावा दे रही है, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूएन के हर मोर्चे पे, हर बड़े कंट्री, छोटे कंट्री में उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ ये बात कही और बार बार ये बताया कि जो कंट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है उसका बहिष्कार के साथ साथ वो ये भूल जाती है कि उसकी आग में वो झुलसेगा। बार बार इस मुद्दे को उठाया, यहां तक कि अमेरिका खुद 9/11 में उससे झुलस चुका है आतंकवाद के उस हादसे से। अब आप देखिए,
फिलहाल आपको बता दें कि भारत की धरती पर वो स्पेशल प्लेन पहुंच चुका है और सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ गाड़ी में एनआईए की कस्टडी में सबसे पहले जाएगा राणा। बुलेट प्रूफ गाड़ी है, एयरपोर्ट पर चाक चौबंद जिस तरीके से हाईएस्ट सिक्योरिटी लगाई गई है, मान करके जो वकील हैं जिनको इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है उनको हाई सिक्योरिटी दी गई है। अब आप देखिए इसे होगा क्या। दो बातें हैं, हर मोर्चे पर भारत ये कह रहा है, देखिए चाइना के साथ जो रिलेशन है वो एक अलग मुद्दा है, चाइना विस्तारवादी है, तमाम चीजें हैं, चाइना एक अलग तरीके से काम करता है, लेकिन पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है और जब कस्टडी दी जाएगी फिर एनआईए की कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और फिर एनआईए की पूरी टीम, क्योंकि जब इनको लेने पहुंचे थे प्रत्यर्पण के लिए तो विजेंद्र 2 आईजी रैंक के बड़े अधिकारी थे, साथ में गृह मंत्रालय के 2 बड़े अधिकारी थे और कल विदेश मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए इन सबकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है कि आगे की गतिविधि क्या होगी। और अब आप देखिए जाहिर तौर पे आपने अक्सर ये बात का जिक्र किया होगा कि जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो पाकिस्तान, आईएसआई, लश्कर तैयबा एक प्लान करता है। आपने पहले के जमाने में देखा होगा कि प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता था, तो इंटेलिजेंस से ये पूरी फीडबैक कि पाकिस्तान, आईएसआई, लश्कर तैयबा क्या प्लान कर रहा है जाहिर तौर पे, क्योंकि अगर राणा के जबान और जहन से निकली हर एक बात ये साबित कर देगी कि चाहे 2008 की ये प्लानिंग हो, चाहे आने वाले समय या इस बीच में जो जो भी आतंकवादी हमले हुए उसमें पाकिस्तानी आर्मी का क्या रोल रहा है, पाकिस्तान सरजमी का क्या रोल रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान ने इस सबको बढ़ावा दिया है। तो जैसे भी जो भी जब बात रिमांड पर आएगी, रिमांड में वो तमाम बातें जब खुलकर आएंगी तो एक बार फिर भारतीय सरकार इंटरनेशनल स्तर पर यह साबित कर पाएगी कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को सरजमीन पर आगे आप ये कह रहे हैं कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान एक बार फिर से कांप रहा होगा कि भाई इंटरनेशनल बेइज्जती होने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि राणा ये तो जग जाहिर है कि भाई पाकिस्तान का था, ये भी जग जाहिर है कि डेविड कोलमैन हेडले को किस तरीके से बुलाया, ये भी जग जाहिर है कि कैसे उसने बाकायदा उस फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और कैसे कसाब जैसों को यहां पर लेकर आए। लेकिन मैं फिर भी जब इस चैप्टर को पढ़ता हूं मैं हमेशा ये चौंकता हूं कि क्या वाकई में उस वक्त हमारी इंटेलिजेंस मजबूत नहीं थी या इंटेलिजेंस को किसी ने बांधा हुआ था, क्योंकि जिस लेवल पर इस साजिश को रचा गया था इसके हर एक पॉइंट के बाद एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, जिसमें पाकिस्तान के साथ क्या वाकई में आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर के भी कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं जो उस वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। देखिए, क्योंकि जाहिर तौर पे चाहे कोई बड़ा घटनाक्रम हो या कोई छोटा घटनाक्रम हो, इसमें कहीं ना कहीं लूप होल इंटेलिजेंस और सवाल उठता है। और अगर मैं इस रेफरेंस से कहूं तो बांग्लादेश में जो कुछ स्थिति हुई कहीं ना कहीं वो हाल ही में हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या इंटेलिजेंस को इस बात की भनक नहीं पड़ी कि इस तरह की स्थिति हो सकती है। बहरहाल ये दूसरी बात है, पर 2008 का वो जख्म 140 करोड़ लोग, और विजेंद्र आप भले ही 2008 के उस 26/11 को कहीं पर भी हो इस देश में, लेकिन आपकी भी एक मेमोरी जुड़ी होगी। और मैं खास तौर पे इसलिए कह सकती हूं क्योंकि मैं तब वहां पर मीडिया की पढ़ाई कर रही थी सेंट जेवियर्स में और मेरे आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ था। तो हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई कहानी, रिश्तेदार, परिवार का व्यक्ति वहां था जो उसको आज भी रूह कांप जाती है। और आज भी हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हो जाए पर ऐसी कोई स्थिति दोबारा भारत और भारतीयों के आसपास तक न मंडराए। तो इंटेलिजेंस फेलियर था, इसमें कोई दो राय नहीं। इतनी बड़ी घटना हुई पानी के 5 दिन पहले राणा उस समय दुबई के रास्ते से मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने अपनी एक पूरी वो एजेंसी बैठाई जिसमें ट्रैवल एजेंसी कोलमैन के लिए पूरी एक फर्जी किताबों दस्तावेज के साथ कंपनी सेटअप करी। तो जाहिर तौर पे इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं या कोई एक देश नहीं, इसमें कई तरह के आपस में चीजें होंगी जो उनको मदद मुहैया कराई गई होगी और ये परतें खुलेंगी। लेकिन ये शातिर व्यक्ति है और जाहिर तौर पे इतने लंबे समय डिटेंशन में रहा है, इसको अभी भी ये पता होगा कि 2008 से लेकर 2025 या आने वाले समय में पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, आईएसआई क्या प्लान कर रहा है। और पुलवामा का जिक्र कर ले, तमाम ऐसे तार आपस में जुड़े हुए होंगे। तो ऐसे में भारत के हाथ में जो राणा की जब कस्टडी आएगी, कस्टडी आ चुकी है, जब रिमांड होगी उस समय किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या आगे बात करनी है और उसको सिक्योरिटी देते हुए, क्योंकि या तो पाकिस्तान, आईएसआई, लश्कर कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरीके से राणा की मृत्यु हो जाए या फिर इस तरह का कोई हार्म हो जाए। इसलिए हाईएस्ट सिक्योरिटी के अंडर में इनकी पूछताछ होगी और वो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब होगा। और अभी इसी से जुड़ा एक और चैप्टर था, वो था कसाब का। आपको ध्यान होगा कसाब को लेकर जब एक रिपोर्ट सामने आई कि भाई करोड़ों रुपए की बिरयानी खिला दी गई उसको,
जब से राणा के वापस आने की बात शुरू हुई है तब से सोशल मीडिया पर यह गुस्सा है कि राणा को कसाब की तरह ट्रीटमेंट ना दी जाए, जनता के पैसे को बर्बाद ना किया जाए, वो देश का दुश्मन है, दुश्मन की तरह ही उसको लिया जाए। आपको लगता है कि कसाब और राणा के बीच में जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें कसाब के जैसे राणा को प्रोटेक्शन और बाकी चीजें नहीं मिलेंगी? देखिए, मैं भारत के लोकतंत्र और संविधान ये अपने आप में इतना बड़ा है कि भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, उसके बाद भारत आजाद हुआ, संविधान बना। आज भी भारत को जिस सम्मान के साथ देखा जाता है, जिस उस रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, उसमें भारत के राजनेता, भारत के आज जो शीर्ष पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तो है ही कि वो कैसी लीडरशिप, लेकिन उसके साथ साथ भारत का वो भले ही मिला जुला संविधान हो, लेकिन उस संविधान को ऐसा देखा जाता है कि हर व्यक्ति के लिए उसका एक खुद का राइट है, चाहे वो क्रिमिनल क्यों ना हो। ये बात अलग है कि जाहिर तौर पे जब हम किसी रेपिस्ट के बारे में सुनते हैं, हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ से लेकर हमने तमाम ऐसी बातें सुनी, और हर व्यक्ति के मन में आता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई भी वो ना दिया जाए और उसको हैंग टिल डेथ, हाथों हाथ शूट आउट कर दिया जाए। हम यही सोचते हैं कि रेप जैसी चीज का कोई, और जाहिर तौर पे आतंकवाद जैसी चीज का भी किसी भी तरह से। लेकिन जरूरी क्या है, पहले कि उस व्यक्ति को बिठाया जाए, उससे और चीजें पता लगाई जाए, सारे लिंक लिए जाएं, और जब आप इस पूरी प्रक्रिया में होते हैं तो जैसे उसने टॉर्चर के लिए क्लेम किया, उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मेरे को टॉर्चर किया जाएगा, मेरे को पार्किंसंस है, मेरे को तमाम तरीके की बीमारी है, लेकिन अमेरिका में जैसी वो प्ली टर्न डाउन हुई और आज वो प्रत्यर्पण हमारे भारत देश में मौजूद है। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि हम क्रिमिनल के साथ कैसा, पर भारत का संविधान ये कहता है कि क्रिमिनल को भी एक मौका दिया जाता है अपनी सफाई में, और ये संविधान है। अब आप संविधान को क्लेम कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र की प्रक्रिया को क्लेम कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। जाहिर तौर पे कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा, और विजेंद्र आप भी ऑफ रिकॉर्ड यही कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को तो सभी पे आके खुलेआम फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन अभी जरूरत क्या है कि भारत ये पता लगाए कि और क्या प्लानिंग थी, और कभी क्या क्या बाकी है, और अभी कौन कौन, कई बार हम पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि फलाना आतंकवादी मर चुका है, लेकिन क्या वो हाइड आउट में है? तो ऐसे बहुत असंख्य चीजें हैं जो भारत के जानने योग्य हैं, जिससे कि हम, और इसे शायद इंटेलिजेंस का पार्ट कहा जाता है, इसीलिए ये पता किया जाए कि हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी की बात कर लें, कौन व्यक्ति कहां संलिप्त है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी जब उसका रिमांड होगी, वो रिमांड बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी भारत के सुरक्षा और भारत के आगामी जिस तरह की चीज के लिए। और एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब करना ऐसी स्थिति में जरूरी है जहां अमेरिका, जहां कनाडा, जहां चाइना, रशिया, बड़े देश पाकिस्तान को दरकिनार करें कि ये पाकिस्तान केवल और केवल आतंकवाद के लिए अपना देश चला रहा है। तो जाहिर तौर पे तमाम तरह की चीजें, और ये डिबेट खत्म नहीं होगी, लेकिन जो ये प्रक्रिया है लोकतंत्र के संविधान की, उस लिहाज से हम क्रिमिनल को ट्रीट करते हैं और उसी लिहाज से पॉलिसी को समझाई और हमारी विदेश नीति को भी समझाई। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को ट्रोल किया जा रहा है कि भाई देखिए, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, चाइना ने उस पर डबल लगाया, भारत कुछ नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ उसी विदेश नीति का ये परिणाम है कि राणा वापस आ रहा है और हिंदुस्तान अपना बदला लेने की तैयारी कर रहा है। आपको लग रहा है कि भारत जिस संविधान का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें इतना परिपक्व हो चुका है कि वो अपनी नीति को अपने हिसाब से चला रहा है और विदेश उसके हिसाब से चल रहा है? देखिए, अब इसको इस तरह से समझिए, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत की जो विदेश नीति है वो बदली है। दो तरह की बात है, और अभी हाल ही में हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से ऑफ रिकॉर्ड पार्लियामेंट में हमने चर्चा की। यूनुस खान से मिलने से पहले, जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश यूनुस खान से मिले, उससे पहले हमने उनसे पूछा कि क्या तरीके की स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि वेट एंड वॉच की स्थिति है बांग्लादेश के साथ। और अब जब बहुत अच्छे स्तर पर बातचीत हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश से जुड़े तमाम सवाल उनसे करे और उनको कहा कि माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी दी जाए, तमाम बातों के बाद भी भारत अभी भी बांग्लादेश के साथ वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ये मैं इसलिए बता रही हूं विजेंद्र, क्योंकि सवाल ये उठता है कि भारत की विदेश नीति क्या है। सबसे पहले बिंदुवार भारत की पहली विदेश नीति है कि भारत में रह रहे भारतीय या दूसरे देशों में रह रहे भारतीय, उनकी सुरक्षा और उनका फायदा। अब चाहे हम रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे थे सस्ते दाम पे, क्यों? भारत को फायदा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम रशिया से संबंध कर रहे थे तो हम अमेरिका से नहीं कर रहे थे, हमने अमेरिका से भी अपने ट्रेड रखा। सबसे पहली विदेश नीति यह है कि भारतीयों का फायदा, भारत देश का फायदा हो। दूसरी बड़ी बात है कि हम
पीस लविंग कंट्री है, हम आगे बढ़ के आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा कि पाकिस्तान को कई मौके दिए गए, लेकिन चाहे फिर वो 65 की लड़ाई हो, 71 की हो, और उसके बाद हाल ही का पुलवामा जैसे बड़ी, ये तो इतिहास याद रखेगा। तो जाहिर तौर पे भारत की विदेश नीति है कि सबको साथ लिया जाए, बड़े देशों के साथ जो फाइनेंशियल या जो ट्रेड के बड़े फैसलों में भारत का हित, भारत का से हो, और जो है भी। अब एक बहुत खास बात मैं ये कहूंगी कि एक समय था जब हम चेयर ढूंढा करते थे टेबल में कि इस टेबल पे भारत कहां बैठेगा। आज भारत वो टेबल डिजाइन करता है कि भारत बताएगा कौन कहां बैठेगा और भारत तय करेगा कि उसकी चेयर कहां होगी। यह बदलाव है फॉरेन पॉलिसी में। और दूसरी बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका, रशिया, चाइना या फ्रांस, इन सब जो 5 आईज हैं, बड़ी कंट्री हैं, इन्हीं से भारत रिश्ते रख रहा है। भारत फिलीपींस भी जाता है, भारत अभी हाल ही में जितने छोटे, थाईलैंड की बात कर ले, सब जगह। आप हमारे साथ बने, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी जुड़ गए हैं। कर्नल देवानंद जी, तहव्वुर रावण वापस आ रहा है अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए, और वो बहुत बेहतर तरीके से भारत देगा, वो बहुत अच्छे से जानता है और उसको पता है कि वो अब जिंदा वापस नहीं जाएगा। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं और ये भारत की कितनी बड़ी सफलता? जी विजेंद्र जी, मैं के दर्शकों का सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत मानता हूं मैं। और इस जीत के लिए जिस प्रकार से उसको लाया गया है, आप और हम सब इस चीज के गवाह हैं कि इस व्यक्ति ने जो जुर्म बहुत वर्षों पहले किया था, उसके लिए भारत की सरकार को 2019 का इंतजार करना पड़ा कि उसकी मांग प्रत्यार्पण की करने के लिए। पर चलिए, वो दुर्भाग्य था कि किन कारणों से इसकी मांग नहीं कर पाए। पर मांग होने के बाद जिस प्रकार मौजूदा सरकार और हमारे अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके कानूनी दाव पेच का मुकाबला करते हुए इसका प्रत्यार्पण करने में भारत ने सफलता हासिल की है, बधाई के पात्र है। अब इसके 2-3 मायने निकल के आते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि जो बदले हुए परिप्रेक्ष्य में पहली बात तो है कि भारत की 0 टॉलरेंस टू टेररिज्म ही नहीं, उसके साथ जितने भी उग्रवादी चीज जो भारत के अंदर या भारत के बाहर देश का नुकसान किए हैं, उनको आखिरी कोशिश तक प्रयास करना है कटघरे और सजा दिलाने के लिए। और अब जब ये भारत आ गया है तो देखिए, आना एक जीत है, दूसरी इसका सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं मानता हूं अमेरिका और भारत के रिश्तों में मजबूती देखता हूं। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि जिस प्रकार से राणा जैसा एक कैरेक्टर है, इसकी पहुंच और इसके जो आका है वो पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की सेना, और वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक एंटी भारत और उग्रवादी लोग हैं, मानसिकता वाले, उनका पर्दाफाश होने वाला है। और इसके द्वारा जो जानकारी मिलने वाली है उसको देख करके पाकिस्तान में मैं मानता हूं ऑलरेडी हड़कंप मच चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अब बिल्कुल इस चीज पे निवस्त्र होने वाले हैं। और ये बड़ा एक बहुत अच्छा कार्य है। और दूसरी बात देखिए, जो इस प्रकार का जो ये काम हुआ है, इससे कहीं न कहीं हर भारतीय का मनोबल, हर सैनिक का मनोबल, और आप जैसे मीडिया बंधु जो रात दिन लगे रहते हैं ऐसों को एक्सपोज करने में, उनको एक अच्छा महसूस हो रहा है कि आखिरकार अब उस व्यक्ति को लाया गया है, भारतीय कानून के अंतर्गत उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। मुझे उम्मीद है फांसी के कटघरे पर जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है देवानंद जी, क्योंकि उस पूरे केस को जब हम देखते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि भारत के अंदर कुछ ऐसे चहेते नहीं होंगे जिन्होंने तहव्वुर राणा की हेल्प नहीं की होगी, जिन्होंने डेविड कोलमैन हेडली के यहां पर पूरे सेटअप को बिछाने में हेल्प नहीं की होगी, जिन्होंने कसाब को यहां तक पहुंचाने में हेल्प नहीं की होगी। यकीनन आप सही कह रहे हैं कि भाई ISI पांव इस वक्त पांव कांप रहे होंगे, पाकिस्तान एक्सपोज होने से डर रहा होगा, लेकिन राणा के यहां आने से हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर के भी कई चैप्टर खुले। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं कि बाहर पाकिस्तान, ISI और इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज जो एक इनका पूरा जमावड़ा था वो एक्सपोज के साथ, जो भारत के अंदर बैठे हमारे जो लोग हैं, आपने सही कहा, जो अंदर से मदद के कहां गया, कैसे कैसे लेके गया, उनके भी अभी पांव तले जमीन खिसक चुकी है। और ये जीत एक, मैं कह रहा हूं, उग्रवाद तो है ही है, पर एक कुछ मानसिकता जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रही थी, हमारे देश में रह करके उन तक भी हाथ पहुंचेगा और वो सारे के सारे एक्सपोज होंगे। आपने कहा कोलमैन हेडली, देखिए कि बहुत बड़ा कितनी बार ये आया
किस तरह से उसने स्टेटमेंट दिए हैं, मैं मानता हूं ये बहुत एक भारत के नागरिकों की, भारत सरकार और जो हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने इसके अंदर, मैं मानता हूं, पूरा क्वेश्चनर तैयार कर रखा होगा कि भाई कहां कहां गया, कौन कौन लोग हैं, और वो जरूर अब एक तरह एक्सपोज होंगे। भारत सुरक्षित जगह होगा, मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल कर्नल देवानंद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदिति हमारे साथ लगातार बनी। अदिति, एक शब्द इस्तेमाल होता है हिंदुस्तान के अंदर, स्लीपर सेल, और वो हर घटना के साथ एक्टिव होता है। आपको लग रहा है कि राणा के पकड़े जाने, एनआईए से उसकी जब पूरी की इंटरोगेशन होगी, उस दौरान उस स्लीपर सेल के मॉड्यूल को भी ब्रेक करने में मदद मिलेगी? क्योंकि अभी भी ये कहते जरूर हैं कि वो डिकोड कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई है कि स्लीपर सेल को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और यही वजह है कि हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब कस्टडी के बाद जब बात होगी रिमांड की, तो उसमें हम कोशिश यही होगी कि 2008 की प्लानिंग कहाँ से शुरू हुई, कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या कुछ हुआ, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ अब आगे क्या क्या सोचा जा रहा है, आगे कौन कौन भारत में उस स्लीपर सेल है। जाहिर तौर पे पूरे विश्व में अलग अलग कोनों में अमेरिका, आईएसआई और इसके लोग होंगे, तो स्लीपर सेल की हिस्ट्री के लेकर आगे की क्या प्लानिंग है, कौन कहां पे प्रोफेसर बन के पढ़ा रहा है, तो कौन कहां पे क्या काम कर रहा है, तो कौन बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो कौन कहां मछुआरा बना हुआ है। जाहिर तौर पे एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के प्रोफेशन की बात नहीं हो रही है कुछ भी, तो जाहिर तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उसके अलावा अभी आईएसआई ने अपने कई स्लीपर सेल जो भारत में होंगे, जो भारत के नेबरिंग कंट्रीज में होंगे, भारत के ऊपर टारगेट करने के लिए उनको एक्टिव किया होगा कि किस तरीके से ध्यान को भटकाने के लिए आप ऐसा कोई चीज करिए जिससे कि वो ध्यान भटक जाए। जहां भारत इसको अपनी ताकत के रूप में, जश्न के रूप में मना रहा है, उसको कैसे आपको इमेज को तोड़ना है। तो अभी बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं और यही वजह है कि भले ही हमने कल कहा कि एनएसए, गृह मंत्री और विदेश मंत्री की मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री की मुलाकात हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी लगातार बैठकों का दौर है, टेलीफोन का दौर है, बैठकों का दौर है, और हमारे तमाम जो लोग हैं वो एक्टिव हो गए होंगे कि कौन कहां पर क्या ऐसी गतिविधियां नजर आ रही हैं जो यूजुअल नहीं है। और वो भी केवल इसलिए कि राणा जैसे ही सरजमी भारत पे पहुंचा है, तो अब आगे आईएसआई का क्या प्लान है, लश्कर तैयबा का क्या प्लान है, इसलिए इनका प्रत्यर्पण जाहिर तौर पे भारत की बड़ी जीत है। दूसरी बात, इनकी कस्टडी मिलने के बाद जो इंटेरोगेशन होगी वो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। और एक इमोशनल बात यहां पर यह है विजय, कि आज भी जब 175 लोग जो मृत्यु के घाट चढ़ गए, उन 175 परिवारों को कैसा महसूस हो रहा होगा। वो 3000 लोग जो घायल हुए, जिनके आज हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तमाम, उनको कैसा महसूस, कितनी बड़ी जीत महसूस हो रही होगी कि आज नरेंद्र मोदी सरकार ने ये करके दिखाया। पूरे मुंबई को उस डर से बाहर निकलने का ये दरवाजा होगा, मौका होगा। तो अपने आप में एक इमोशनल फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये दर्शाता है कि अमेरिका भले ही फिनिकल बिहेव करे, अमेरिका कभी कुछ करे, वो एक ट्रेड की बात अलग है, लेकिन अमेरिका जैसा देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के भारत को कई बार बड़े भाई की भूमिका में देखता भी है, और दोनों एक दूसरे के साथ जो मजबूत रिश्ते हैं वो भारत को, जो हम बात करते हैं विश्व गुरु के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में आगे बढ़ा रहा है, जिसमें यह भी एक बहुत बड़ी जीत है, कूटनीतिक भी और लीगल भी। अदिति, एक और सवाल, क्योंकि मैं आप जो कह रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा उससे इत्तेफाक रखता हूं और थोड़ा नहीं रखता हूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई स्लीपर सेल को एक्टिव किया जाएगा, किस तरीके से हिंदुस्तान के मूड को चेंज किया जाए, डायरेक्शन को चेंज किया जाए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कुछ भी रिएक्शन होना वो ये कंफर्म कर देगा कि राणा के एनआईए के कब्जे में आने से पाकिस्तान बौखला रहा है। देखिए, बिल्कुल ये जो तमाम तरीके की जब हम बात करते हैं तो ये कयास करते हैं। कई जगह कई जो ऐसे आतंकवादी संगठन हैं वो ये चाहते हैं कि आप इसको राजनीतिक लिहाज से शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने 370 हटा दिया, ठीक, पाकिस्तान को इस बात की कितनी बड़ी टीस होगी। आप देखिए आतंकवाद को किस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक बार तमाम तरीके की चीजें हुई, आतंकवाद पे डेंट हुआ, कोशिश लोगों ने की कि कश्मीर से जम्मू आतंकवाद शिफ्ट हो जाए, उस इलाके में आए, ये सब कुछ को किस तरीके से कंट्रोल किया गया है। और कई ऐसे ऑपरेशंस हुए जिसमें मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान हुआ, आईएसआई हुआ, लश्कर तैयबा हुआ, अलग संगठनों के लिए बहुत मुश्किल चीज है, ये घर में घुसकर मारा। तो अब बात ये होती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी सरकार को नीचा दिखाना है, और वो कैसे दिखा सकते हैं? एक और हमला करके।
उनको कमजोर कैसे दिखा सकते हैं? भारत, इंडियन गवर्नमेंट को कैसे आप कमजोर दिखा सकते हो? एक और हमला करके, एक और ब्रीच करके, एक और सिक्योरिटी ब्रीच करके। तो ये कयास है कि न जाने कैसे जो आज नरेंद्र मोदी की जो वाहवाह हो रही है वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो जाहिर तौर पे उसको कैसे ब्रीच किया जाए, ये सिर्फ एक कयास है। और हमको, चाहे भारत के लोगों को, अगर मैं कोई ऐसी संदिग्ध चीज देखती हूं तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले फोन करना चाहिए। 140 करोड़ लोग अगर किसी चाय की दुकान पे कोई संदिग्ध अवस्था देखते हैं तो फोन करें। कयास यही है कि हम सबको विजिलेंट होकर भारत देश को सुरक्षित आगे बढ़ाना है और जाहिर तौर पर भारत सरकार को अभी इस गतिविधि पर सैल्यूट करना है। और इसमें क्या कुछ निकल कर आता है ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अब इसलिए भी जरूरी है कि जहां से वो आतंकवाद के नाम पर फंडिंग उठाता है, जहां से आईएसआई को फंडिंग होती है, जहां से उन पॉलिटिशियन को पाकिस्तान की फंडिंग होती है जो आतंकवाद को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए रिएक्ट करना इसलिए जरूरी है ताकि फंडिंग चलती रहे। और देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ ऐसी बातें निकल कर आई उसमें केवल पाकिस्तान ही एक्सपोज होगा, और देश भी एक्सपोज हो सकते हैं। आप एक बात बताइए, जरूरी नहीं है आतंकवाद, क्या कोरोना एक आतंकवाद से कम चीज थी? ये एक अलग तरीके की वॉर है। क्या अगर कोई और पहले न्यूक्लियर वॉर को मान जाता था, अब इस तरह की वॉर? अब आप देखिए, भारत के एक समय ये भी था और है भी कि भारत के आसपास की सारी नेबरिंग कंट्री भारत के विरोध में है। आप जहां रहते हैं विजेंद्र, उसके अगर आसपास के तमाम लोग आपके विरोधी हैं तो क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे? तो अगर श्रीलंका को चाइना ने अपने डेट के चलते कहीं ना कहीं भारत से दूर किया, बांग्लादेश में जो हुआ उसमें चाइना का जो हाथ है, जाहिर तौर पे भारत जो सशक्त होता जा रहा है उसको कमजोर करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और भारत निडर होकर बार बार उसे फेस करता है, फिर होता है, झाड़ता है, अपने आप को आगे बढ़ता है। तो आतंकवाद के बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्म है, चेहरे हैं। पाकिस्तान आतंकवाद लिहाज से करता है, दूसरे तो इसके जो प्रत्यर्पण के बाद जो ये चीजें निकल कर आएंगी उसमें पाकिस्तान के साथ न जाने और कंट्रीज भी एक्सपोज हो, क्या पता। ठीक है, अब वापस आते हैं राणा के साथ। अब क्या होगा अगर इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करें? भाई वो हिंदुस्तान आ चुका है, एनआईए रिमांड पर लेगा, लंबा रिमांड भी चल सकता है, कौन सी जेल में उसको शिफ्ट किया जा सकता है और उसकी सिक्योरिटी को लेकर क्या मानकर चलें कि अब एक लंबे टाइम तक दिल्ली छावनी में तब्दील रही? देखिए, जब परसों रात से ये बात निकल कर आई तो सोर्सेस के लिहाज से हमने अलग अलग लोगों से जब बात करी तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं, जो शायद पता भी है, हम लगातार कल से बोल रहे हैं। लेकर आए, अभी तक तो ये टाइम भी बार बार नहीं बताया जा रहा था कि किस समय पहुंचेगा, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर कुछ होता है तो भारत सरकार पे सवाल उठेगा। उनको लेकर आए हैं। अब राणा को एनआईए की कस्टडी में अभी रखा जाएगा। अब एनआईए की एक अदालत में जाकर उनकी पेशी होगी, फिर एनआईए उनकी रिमांड का समय रिमांड मांगेगा, फिर उनको रिमांड अप्रूव होती है, कितने दिन की होती है, महीने की होती है, तमाम तरीके की चीजें, केस चलेगा, फिर रिमांड पर अब उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी, फिर वापस रिमांड मांगी जाएगी। जब वो तारीख आएगी फिर उनको एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच में सिक्योरिटी में आप देखिए जंपिंग होगा कि बॉम्बे में रखते हैं उनको, गुजरात में रखते हैं उनको, कहां पर रखा जा रहा है, दिल्ली में रखते हैं, अलग किस जगह, सुरक्षित जगह जहां पर रखा जाएगा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। उसके बाद फिर बार बार रिमांड पर बात आएगी और ये तमाम चीजों के बाद चीजें निकल कर आएंगी, फिर क्लेम। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस है जो चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप नियर फ्यूचर की बात करें तो अभी एनआईए की कस्टडी में है, एनआईए कोर्ट में पेश होंगे, रिमांड मांगी जाएगी और उसके बाद पूछताछ शुरू की जाएगी। ये अननोन भी हो सकता है कि भाई बताया ही ना जाए कि वो कहां पर है। जाहिर तौर पे एब्सोल्युटली सिक्योरिटी के इतने जबरदस्त कड़ा वो है कि आपको हो सकता है वो जगह बताई जा रही हो जहां पर वो है ही नहीं, और जहां पर हो वो जगह बताई ही नहीं जा रही हो। जी, अब आपको क्या लगता है कि भाई जिस तरीके से राणा को पकड़ा गया है उसके बाद एक मॉरल प्रेशर आता है उन बाकी कंट्रीज के अंदर भी जो अभी तक भारत को उनके दुश्मनों को नहीं सौंप रहा है, उसमें मैं कनाडा को भी लेता हूं, बाकी देशों को भी लेता हूं। क्या वाकई में आपको लगता है कि इसके बाद एक चेंज शुरू हो सकती है कि भाई भारत के जो दुश्मन है उन दुश्मन को लौटाइए, तभी इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भारत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? जब हम जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म की बात करते हैं विजेंद्र, तो हम उसमें नक्सलाइट्स को भी मानते हैं। और आपने देखा कि अभी 5 दिन पहले अमित शाह वहां पर गए। 2026 तक नक्सल उस पूरे को खत्म करने का जो पूरी प्लानिंग है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान की बात कर लें, वहां लोकल से खुद अमित शाह ने बात करी, क्योंकि डायरेक्ट तो नक्सल्स बात करते नहीं है, वाया जब होती है तो किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, किस तरीके से जो सरकार से उनकी मांगे वो की जाए हर मोर्चे पर। फिर साथ में अब बात होती है, अगर हम पंजाब की तरफ जाते हैं या हम खालिस्तानियों का जिक्र करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं विलेन के रूप में कनाडा रहा है।
और एक समय था कनाडा ने कोशिश की किस तरीके से भारत की इमेज को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, और आज कनाडा और खास तौर पे उस प्राइम मिनिस्टर की क्या गत है वो खुद कनाडा भी जानता है, पूरा विश्व जानता है। तो ये मॉरल प्रेशर होगा ना सिर्फ भारत के लिए, उस बात के लिए जो प्रधानमंत्री ने भारत में जब G20 की बैठक हुई थी तो एनवायरमेंट की बात की थी, पोल्यूशन से रिलेटेड जो तमाम बातें की थी, उसमें एक बड़ी बात कही थी कि फिलहाल आतंकवाद एक सबसे बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद को लेकर हम सबको एक मंच पे होना है, जीरो टॉलरेंस। आतंकवाद वाले उस कंट्री को ना बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें पाकिस्तान हो, कनाडा हो और कोई देश हो। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसके बाद कि आतंकवाद के, और क्योंकि ये बात साफ है कि आज पाकिस्तान की जो गत है, जो स्थिति है, और कहीं ना कहीं अमेरिका भले ही फाइनेंशियली बहुत पावरफुल है पिछले दशकों में उसने अपने आप को, लेकिन अगर कोरोना जैसी स्थिति या ऐसी अगर स्थिति बार बार चाइना करता रहा तो चाइना के साथ जो ट्रेड के रिलेशन है सब धीरे धीरे हट ही रहे। अगर उसकी विस्तारवादी नीति बढ़ती रही, वो सबको डेट पे लाकर खरीदता रहा, तो भारत अकेला खड़ा है कि वो डेट नहीं एड दे रहा है, वो उन तमाम देशों में जाकर कह रहा है कि मैं मदद कर रहा हूं, हमारे साथ ट्रेड करो और आपको डेट लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको मदद कर रहे हैं, आप हमारे साथ बिजनेस करो। तो ये आज भले ही बहुत छोटी मामूली बात लगती है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दशक में आप और मैं खड़े होकर यही चर्चा कर रहे होंगे कि ये अलग तरीके का जो थॉट प्रोसेस था आतंकवाद का इनडायरेक्ट, उसको कैसे चाइना को मात दी है भारत ने, और आज चाइना खुद ही उससे भुगत रहा है। तो जाहिर तौर पे ये बहुत सारी चीजें हैं जो निकल कर आएंगी, ये लेकिन भारत के लिए कूटनीतिक और लीगल बड़ी जीत है। और इसका आप क्रेडिट किसको देंगे? मैं 3 नाम लेता हूं, एक एस जयशंकर, दूसरे NIA चीफ, तीसरे प्रधानमंत्री मोदी और चौथे गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल, और NSA अजीत डोभाल एक बहुत बड़ा जो जैसे बात हो रही है, आपने कहा भी, देखिए ऐसी किसी भी अब अगर पुलवामा में हम जिक्र करें तो अक्सर हमने फिल्म्स में भी देखते हैं और एक हम अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो भी हम जानते हैं कि चाहे तीनों आर्मी है वो प्लान बना के देती है, लेकिन गो अहेड जब तक सरकार से या कि सरकार के जो चेहरे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी का जिक्र करें या पुरानी सरकारों का, जब तक इंदिरा गांधी ने नहीं कहा तब तक, या जब तक कि मोरारजी देसाई ने नहीं कहा, या जब तक कि नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, तो वो लीडरशिप कि हाँ जाओ करके आओ और मैं खड़ा हूं, तो ये लीडरशिप तो नो डाउट प्रधानमंत्री मोदी की है, चाहे आपको रातों रात ये कहा हो कि घर के घुस के मार के आओ मैं खड़ा हूं, लेकिन ये हमेशा एक टीम वर्क होता है, ये पूरा टीम के साथ काम होता है, पूरी एक टीम एक साथ मिलकर काम करती है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि जो भारत की इमेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है, और इसमें मैं एक ऑफ रिकॉर्ड बात कहूंगी, ऑफ ट्रैक बात कहूंगी, और वो ये है कि हमने देखिए ट्रेड के साथ साथ कल्चर के भी रिश्ते शुरू करें, चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे हम किसी भी देश में जाते हैं, एक सांस्कृतिक रिश्ते भी बढ़ाते हैं। तो भारत की इमेज एक अलग तरीके से बनी है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा रोल है। और मुझे लगता है ये ऐसा मुद्दा है जहां पे ना कोई पक्ष होना चाहिए ना कोई विपक्ष होना चाहिए, आतंकवाद और तहव्वुर राणा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष पूरा देश एकजुट होकर इसकी आलोचना करते हुए एक साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऐसी गतिविधियों को पक्ष हो विपक्ष हो, ये हर किसी घर में घुस के आतंकवाद आपको तबाह कर सकता है। तो मुझे लगता है इस पर आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अमेरिका को जब प्रधानमंत्री मोदी मिले थे उस दौरान कहा जा रहा था कि 12 आतंकियों की लिस्ट सौंपी गई है, उसके अंदर तहव्वुर राणा का नाम था, वो भारत आ चुका है, 11 कब आएंगे इस मुद्दे पर भी बात